अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। और एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सुबह के साथ कहते हैं आपको खुशामदीद। शदीद बारिशों का मौसम जो है वो जारी है, बारिशें हो भी रही हैं, पानी भी खड़ा है, बारिश का पानी ज़हमत भी बन जाता है। लेकिन यकीन करिए बहुत हद तक कि हमारे हाथ में भी है कि अगर उस पानी को हम ज़हमत ना बनने दें तो बारिश जो है वो वाकई रहमत लगती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स बहुत ज़्यादा था। तो बारिश चूँकि हो रही है तो मौसम बहुत ही सुहाना है और मुख्तलिफ़ इलाकों में ये सिलसिला जारी है, तो इसको खूब इंजॉय कीजिए और खुश रहिए, खुशबाश रहिए। और आज की एक अच्छी बात जो वाकई बहुत अच्छी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मौला अली का कौल है कि परिंदा अपने पाँव और इंसान अपनी ज़बान की वजह से जाल में फंसता है, इसलिए गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करें, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। बहुत ही गहरी बात है और ये तो हम जानते हैं कि ज़बान की कड़वाहट की वजह से दिल दुख भी जाते हैं, गमज़दा भी हो जाते हैं, हमारी कही हुई बात किसी को बुरी लग सकती है। अल्लाह ताला ने अगर हमें ताकत दी है कि हमारे अंडर बहुत सारे लोग, अक्सर ऐसा होता है कि काम करते हैं, हम हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, हम किसी ऐसी पोजीशन पे होते हैं और हमारे नीचे बहुत ज़्यादा स्टाफ होता है। अब चाहे वो स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, किसी ऑफिस के मैनेजर हैं या कोई भी अच्छी रेजिग्नेशन और पोस्ट है, सो एटलीस्ट आप अपने स्टाफ के साथ ऐसा रवैया ज़रूर इख्तियार कीजिए कि आपके कहे हुए लफ्ज़ किसी को तकलीफ़ ना दें। अगर आप किसी की तस्हीह भी कर रहे हैं और करेक्शन भी कर रहे हैं तो उस करेक्शन के लहजे में भी एक अपनाइयत होनी चाहिए, एक हम्बलनेस होनी चाहिए, ताकि जो बात इंसान सुन रहा है वो वाकई उसे समझ भी सके और अडॉप्ट कर ले। ये नहीं कि गुस्से में किसी को ऐसी सख्त अल्फाज में बात कह दी कि पूरा दिन उसका भी मूड ऑफ रहे कि आज मेरे बॉस ने मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे ऐसी बात कह दी। सो कोशिश करें कि आपके अल्फाज का जो चुनाव हो वो किसी को भी तकलीफ़ ना दे, चाहे वो आपके घर वाले हैं या घर से बाहर वाले लोग हैं। और इसी के साथ जना चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन सी जगह है फैमिली वेकेशन में हमारे पास, इसको देखते हैं। तो जनाब आपको लेकर और दिखाते हैं जामे मस्जिद ईदगाह। तो जनाब गुजरात के शहर में ये खूबसूरत सी मस्जिद मौजूद है, ज़रूर अपने बच्चों को इसका विज़िट कराइए। और हम एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं, आप उन्हें अक्सर हमारे शोज़ पे देखते भी रहते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करते हैं, क्योंकि एजुकेशनिस्ट हैं, काउंसलर हैं, कॉलमिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। रज़ा उर रहमान साहब, वेलकम टू द शो। आज इन्होंने हमारी तवज्जो, एक तो इम्पॉर्टेंटली बच्चों की एजुकेशन तो आपको पता है इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन बच्चे जो आगे जाके एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं तो उसके अंदर भी कुछ लोगों को कुछ इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं। पहले तो मैं सर आपसे एक तो बात ये करना चाहूँगी इम्पॉर्टेंट, आप जानते हैं स्टार्टअप्स का बहुत दौर है और किन्हीं को जॉब नहीं मिलती, सो अब तो पाकिस्तान इंक्यूबेशन सेंटर हुकूमत भी सपोर्ट करती है स्टार्टअप्स के लिए। तो ये सीख एक ऑन गोइंग 9th 10th क्लास के बच्चे को कितनी स्कूल्स में दी जाती है कि वो अपने इनिशिएटिव लें या अपने कोई स्टार्टअप्स बनाएं? देखिए, जो सिंगल नेशनल करिकुलम आया लास्ट ईयर, जो इमरान खान साहब ने लॉन्च किया, उसमें क्लास 5 में एंटरप्रेन्योरशिप डाल दी गई और बच्चों को स्किल्स की तरफ ले जाने का रुझान भी डेवलप किया गया। और उसके बाद फिर फर्दर जो हमने भी कुछ कोशिश की, मैंने भी अपनी जितनी इनपुट दे सकता था, मैट्रिक फ्यूचर स्किल्स के नाम से मैट्रिक की सनद बाकायदा जारी की जा रही है इस वक्त। इसी तरह FSC की भी फ्यूचर स्किल्स के
नाम से बाकायदा सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन वो इसका बाकायदा सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। अब इन स्किल्स में बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स भी शामिल हैं और बच्चों के लिए आईटी से रिलेटेड बहुत सारी स्किल्स शामिल हैं। और जो जदीद दौर की जो रिक्वायरमेंट हैं, जिसमें टूरिज़म बड़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले दौर में, उसके बहुत स्टार्टअप्स होंगे, इसी तरह होटल मैनेजमेंट में बहुत होंगे, वो चीज़ें भी इसके अंदर शामिल कर दी गई हैं। 4 सब्जेक्ट तो बच्चों ने इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ वही पढ़ने हैं, लेकिन इसके साथ जो 4 का कॉम्बिनेशन है, जो पहले बच्चे साइंस पढ़ते थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स पढ़ते थे, उसकी जगह पे वो होटल एंड टूरिज़म पढ़ सकते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग पढ़ सकते हैं। इसी तरह आईटी का कोई शोबा ले सकते हैं, इसमें 4-5 शोबे हैं। अब से ऑनवर्ड्स है मैट्रिक में, ये पहला साल है उसका, ये मैंने ही शुरू करवाया। मैंने ही फोर्स करके सजेशन दे के या रिक्वेस्ट करके कहा कि देखें हमारे पास मैट्रिक के 35 लाख बच्चा है, 12 लाख 13 लाख बच्चा कॉलेज में चला जाता है, 22 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ कॉलेज हो जाता है। वो फिर कोई बाइक चलाता है, कोई बाइकिया चलाता है, कोई और ऐसा सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें बड़ी थोड़ी सी आमदन है। तो वाई नॉट हम अपने बच्चों को स्किल सिखाएं, स्किल सिखाने के बाद उनको स्किल में ट्रेनिंग दें और उसके बाद हमारे बच्चे कोई छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। जैसे अच्छा, आपने ये कहा, जो मैट्रिक की सनद या एफएससी की मिलेगी, इस फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक की मिलती है, इस बेस पे आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? इस बेस पे आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज में ले सकते हैं। और सबसे ज़बरदस्त और मज़ेदार बात यह है कि ये जो फॉरेन स्टडीज़ हैं उसके साथ इंटीग्रेटेड है। जो उनका करिकुलम है वही इसका करिकुलम है, उसी के मुताबिक बच्चे एग्जाम देंगे। जिसने यहाँ से एफएससी स्किल्स कर लिया, एफएससी स्किल्स करने के बाद अगर वो बीटेक करना चाह रहा है, किसी यूके के किसी यूनिवर्सिटी से करना चाह रहा है, तो वो एलिजिबल है। मैट्रिक स्किल है इस तरह ही। मैट्रिक स्किल्स पहली स्टेज है, सेकंड स्किल है एफएससी स्किल्स। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे जुड़ा हुआ कि अक्सर हमने देखा है और मेरी फ्रेंड बड़ी परेशान भी हुई इस बात पे कि अब जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वहाँ पे सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स में मैट्रिक कराया जाता है, या साइंस नहीं है तो कंप्यूटर रख लें। अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में आर्ट्स पे भी मैट्रिक होता है, जिसके अंदर भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो स्कूल्स वो कराते ही नहीं हैं। हर ब्रांड के स्कूल कराते ही नहीं हैं, और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए शायद आर्ट्स चाहिए। तो ये मैट्रिक स्किल हर स्कूल कराएगा? मैट्रिक स्किल्स इस दफ़ा सब तमाम बड़े स्कूल्स ने अपने पोस्टर्स लगा दिए हैं कि हम करा रहे हैं। देखें इसमें इतना पोटेंशियल है, मैंने आपको बताया ना 22 लाख बच्चा हमारा ज़ाया हो जाता है, तो 22 लाख बच्चे के लिए तो पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये देखें दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया कहाँ मूव हो रही है, अगर हम अपने खित्ते को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, तो वहाँ पे तो स्किल्स बहुत अर्ली स्टेज पे बच्चों को करा दी जाती हैं। तो ये वही मॉडल था जो हमने इनको पेश किया और उसके ऊपर इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बाकायदा डिग्री जारी कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन जारी कर रहे हैं और वो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक होगा। और ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे इन स्किल्स में? इसमें स्किल्स में तो देखें मैंने आपको बताया कि जो हमारे हैं सब इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और सोशल स्टडीज़ तो हैं वही सेम जो दूसरे मैट्रिक में हो रहे हैं साइंस में। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की जगह पे आप चाहें तो आईटी के सब्जेक्ट रख सकते हैं, आप चाहें होटल मैनेजमेंट एक ले लें, आप उसमें चाहें तो टूरिज़म ले लें, आप उसमें ड्रेस डिज़ाइनिंग ले लें। इसमें बच्चों के लिए बॉयज़ के लिए लहदा हैं, गर्ल्स के लिए लहदा हैं, अपनी चॉइस से भी ले सकते हैं। और अगर कोई चाहता है, बच्चा चाहता है मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग करनी है, वो भी कर सकता है। ये तो बड़ा अच्छा है कि बच्चे का एप्टीट्यूड देख के आप उसे करें। बिकॉज मैं एक ऐसी बच्ची को जानती हूँ, वो पेंटर बहुत अच्छी है, अब उसका दिल नहीं लगता साइंस सब्जेक्ट्स में। अब उसको स्कूल से उठाना इसलिए पड़ गया बिकॉज साइंस सब्जेक्ट्स ऑफर ही नहीं करते, साइंस करते हैं और नहीं करते, आर्ट्स नहीं करते। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, अब ये जो कॉन्सेप्ट अब आप बता रहे हैं, अगर यही बुनियाद बन के चलता रहे, बच्चे स्टार्टअप्स खोल सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बट अभी जिस तरह आपसे डिस्कस हो रहा था, फ्रीलांसिंग के लिए एक बैरियर हुकूमत की तरफ से टैक्स की सूरत में क्रिएट किया गया, उससे नुकसान कितना हो रहा है उन बच्चों को? देखिए कम से कम इस वक्त करंटली 6 लाख बच्चा फ्रीलांसिंग कर रहा है। 6 लाख बहुत ज़्यादा बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अपनी पढ़ाई के अखराजात पे ही बच्चे उठा लेते हैं। कम से कम 200 से 300 मिलियन डॉलर पाकिस्तान लेके आ रहा है। और कौन ला रहा है? जो बच्चा है जो 25 साल से कम उम्र का है। तो ये तो वो आप कह लीजिए हमारे लिए सोना साबित हुए बच्चे, जिन्होंने अभी या टाइम ज़ाया करना था या इन्होंने बहुत देर के बाद जाके यहाँ पे कोई जॉब करनी थी, छोटा सा बिजनेस करना था। और इन बच्चों ने क्या किया कि बाहर के ममालिक से यूएसडी लाना शुरू किए, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड लाना शुरू किए और वो अपने मुल्क को रेवेन्यू में कितनी हेल्प कर रहे हैं। और इन्हीं के ऊपर जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने तो टैक्स रिलीफ दिया 2025 तक। जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने इनके ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया। अब वो जो टैक्स इंपोज किया है उससे नुकसानात क्या होंगे कि जो बच्चे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, अब उनके पास एक तो ऑप्शन है कि वो किसी और मुल्क में चले जाएं और वहाँ जाके उनको वो वेलकम भी कर रहे हैं कि जी आप यहाँ पे आके अपना बिजनेस करें। ब्रेन ड्रेन होने का पूरा चांस है, पूरा चांस मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि देखें जो बच्चे नीचे से पढ़ के ऊपर आना चाह रहे हैं, जो इस वक्त 8th क्लास में हैं, मैट्रिक स्किल्स में आ रहे हैं, जो एफएससी स्किल्स में आ रहे हैं, वो डिस्करेज भी होंगे
कि हम तो एक नई फील्ड में जाना चाह रहे थे, उसमें तो टैक्स रिलीफ था और फौरी तौर पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है कि ये बच्चों के लिए डिस्करेजमेंट है, ये कोई इनकरेजमेंट नहीं है, इससे आपके रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे। देखें इकरा, जो हमने अभी तक हमारी जो पिछले साल की जो हमने एक्सपोर्ट की है ना सारी अपनी इंडस्ट्री रिलेटेड टू IT और रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग, और इसमें आप स्टार्टअप्स भी डाल लें तो ये तकरीबन $1 बिलियन बनती है। तो अब मेरा ये ख्याल था कि इस साल ये $3 बिलियन हो जाएगी, इस साल 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, और अगले साल ये $6 बिलियन हो जाएगी। और पाकिस्तान को एक साल की जो पूरी पेमेंट्स अपनी करनी पड़ती हैं तमाम मद में, जिसमें कर्जा भी शामिल है, वो $42 बिलियन है। चंद दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा जी हमारा $15 अरब हमारा बच्चों को फ्रीलांसिंग में लेके आना चाहिए, और साथ ही आपने फिर टैक्स इम्पोज कर दिया। फिर उन्होंने ये कहा जी हमें ये चाहिए कि हम हर शहर में अरफा करीम टावर की तरह के IT टावर्स बनाएं। देखिए IT टावर बनाने लगेंगे 10 साल लग जाएंगे आपको, क्या 10 साल के बाद लाना है आपको, ये फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करना है। ये तो थोड़ी सी स्किल्स हैं, और ये कुछ स्किल्स ऐसी नहीं है जो आपको सालों में सीखनी पड़ती हैं, ये तो आप 4 महीने 6 महीने बड़ी हद है साल में जाके आप इस पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद आप इससे कमाना शुरू कर देते हैं। तो आपको तो ये हमें तो ये चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, इवन कि हर एक को ये स्किल्स सीखनी चाहिए, और ये फ्यूचर स्किल्स का मतलब ही ये है कि फ्यूचर आने वाले दौर में ये स्किल्स की रखी जाएंगी। बिल्कुल, और ऊपर से जब टैक्स इम्पोज कर रहे हैं तो इंटरनेट सर्विसेज और गैजेट्स की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। बिल्कुल, देखिए लोड शेडिंग बढ़ गई है। कोई अगर किसी को फॉर एग्जांपल एक किसी लैंग्वेज की क्लासेस भी दे रहा है तो पहले तो वो इंटरनेट कनेक्शन और अपनी कॉस्ट उस लिहाज से बेयर करे। तो ये जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड स्किल्स है, सो बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट, और आप चूँकि बोर्ड भी हेड करते हैं, ये सोचा है कि इंस्टिल कराया जाए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि बच्चों को ही फ्रीलांसिंग की तरफ प्रमोट किया जाए? जी ये बिल्कुल करना चाहिए, और मैं तो इस पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, और मैं तो समझ लें कि मुझे लगता है कि अगर ये काम हो जाए हमारे मुल्क में तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा, और इसके जो नताइज आएंगे वो बहुत दूररस नताइज आएंगे। अगर हमारे मुल्क का कोई कर्ज उतार सकता है ना, तो वो ये इंडस्ट्री उतार सकती है। देखिए पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करती है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद जो सेकंड नंबर पे है वो IT इंडस्ट्री है, और अगर इसके बाद आप इंडस्ट्रीज़ गिने तो वो हंड्रेड्स की तादाद में है, और वो कई सालों से हैं, 70 सालों से हैं। तो ये तो अभी नई इंडस्ट्री आई है, 15 साल हुए होंगे, और वो सेकंड नंबर पे आ गई है, और उसका पोटेंशियल इतना है कि वो जो हमारी टेक्सटाइल है उससे 100 टाइम्स वो आगे जा सकती है, पोटेंशियल इतना है। तो आप इसमें उन लोगों को काम करने दें जो इसके काम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो फ्रीलांसर हैं। इसमें 3 तरह की कैटेगरीज हैं, एक फ्रीलांसर्स हैं, एक वो कंपनीज़ हैं जो अपने IT को एक्सपोर्ट्स करती हैं, जो कोई प्रोग्रामिंग्स करती हैं, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं, और उसके बाद स्टार्टअप्स हैं। देखें जो पिछले अगर 3-4 माह देखें ना, तो हमारे जो नए स्टार्टअप्स बने थे बहुत सारे, एक सेवल था वो बंद हो गया, एक एयरलिफ्ट था वो छोड़ के चले गए काम, क्रीम बंद, उसकी जो एक सर्विस थी वो बंद हो गई, और बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं क्योंकि उनको वो फैसिलिटेशन नहीं मिल रही। उनको ये जो हमारे USD प्राइस का जो हाइक आया है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, इससे उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, उनके चार्जेस बढ़ गए हैं, लोगों की अफोर्ड से बाहर हो गए हैं। हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, ये स्टार्टअप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और जो हमारा आया था सेवल का जो स्टार्टअप आया था, मेरा ख्याल है जो जितने भी स्टार्टअप पिछले साल बने ना वो $300 मिलियन लेके आए हैं, $300 मिलियन के वो स्टार्टअप्स थे। तो इतनी बड़ी अमाउंट में लोग स्टार्टअप्स के लिए आपके पास आ रहे हैं, और आप उन्हें कह रहे हैं कि आप चले जाइए, आप निकल जाएँ यहाँ से। आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि उनको जाना पड़े। अभी आए हैं और इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, अब बल्कि हमें तो टेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ था कि सर्विसेज ऐसी भी होती हैं, इतनी अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा एयरलिफ्ट ने, और मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि अक्सर लोग अफसोस का भी इजहार कर रहे हैं, क्यों बंद हो गए, अब हम क्या करें, और अब सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। अब एक्चुअली अब ये देखें ना, ये भी तो एक गैप क्रिएट हो गया ना कि तो चले गए उसकी जगह किसने आना है, और अगर वो फिर डर रहे हैं कि अगर इतना टैक्स इम्पोज हो रहा है तो हम क्यों करेंगे। एक अगर दूसरा एस्पेक्ट इसका देखा जाए ना, तो हम बहुत ज़्यादा जो अपनी फॉरेन करेंसी है ना, जो हमारा अपने रिजर्व्स हैं फॉरेन करेंसी के, वो ऑयल को परचेज़ करने में लगाते हैं, क्योंकि हर एक ने अपनी गाड़ी रखी हुई है, अपनी बाइक रखी हुई है। और जो सेवल या एयरलिफ्ट की तरह की ये जो वैन्स थी या बसेस थी, ये बहुत इकनॉमिकल थी। अगर 70 को या 100 कार्स चल रही हैं और एक बस चल रही है, तो बस में 70 लोग आ सकते हैं, और उसकी जगह 70 कार्स चलाएं आप, तो जो पेट्रोल का डिफरेंस है वो मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम अगर उसको वो जो बस ले रही है वो 10,000 का अगर वो चार्ज कर रही है ना एक रूट का, तो अगर 70 गाड़ियाँ चल रही हों तो वो कम से कम 10 लाख का चार्ज करेंगी, इतना फ़र्क आएगा। तो इतना बड़ा फ़र्क आप उससे बचा सकते हैं, आप वो पेट्रोल बचा सकते हैं,
लोगों को उस पर शिफ्ट कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, या इस तरह की बड़ी जो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट है उस पर शिफ्ट कर सकते हैं और अपने मुल्क के रिजर्व्स बचा सकते हैं। वो मुझे याद है जब स्मोक का बहुत इशू था तो मुराद राज साहब वाज देयर फॉर एन इंटरेक्टिव सेशन। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बसेज़ हों और जिसमें ख़वातीन कंडक्टर हो, ख़वातीन ड्राइवर हों। अल्लाह जाने कहाँ गई वो बसेस जो उन्होंने चलानी थी, बिकॉज उन्हें लगता था गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और स्मोक में इजाफा होता है। ही वाज करेक्ट, बट करके नहीं गए और अगले पे छोड़ दिया। बस ये तो देखें, एक्चुअली होता यही है कि हम बातें बहुत सारी कर लेते हैं और उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं या टेबल पे आपने क्या चीज़ शो कर सकते हैं, उसका अगर आप उसका नतीजा देखें तो वो मेरा ख्याल है कि ना होने के बराबर होता है। मैं समझता हूँ कि जो लास्ट गवर्नमेंट है सिंगल नेशनल करिकुलम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, उसको हमेशा अप्रिशिएट किया, लेकिन जो उनकी पंजाब गवर्नमेंट की जितनी भी मैनेजमेंट थी वो बड़ी डिस्टर्बिंग थी, बल्कि उन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम को बहुत नुकसान पहुँचाया। बहुत अच्छा करिकुलम था, क्लास 5 में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं आप। और जैसे अभी आप पहले बात कर रही थी ना कि इंडिया का तो मॉडल ये है कि वो बहुत अर्ली एज में बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा देते हैं, फ्रीलांसिंग पढ़ा देते हैं, बिजनेस कैसे करना है, स्टार्टअप कैसे करना है, ये स्कूल टाइम में उन्हें बता देते हैं। तो जब एक बच्चे का माइंड ही इस तरह ग्रो करेगा कि मैंने तो एक बिजनेसमैन बनना है, और अगर आप इसको दूसरे एंड से देखें तो हमारे तो दीन हमें ये कहता है कि आपने बिजनेसमैन बनना है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 9 हिस्से रिस्क जो है वो कारोबार में है या तजारत में है, ट्रेड में है, और 1 हिस्सा जो है वो आपके दूसरे सारी सर्विसेज में। तो 9 हिस्से रिस्क उसमें है, तो हमें उतने लोग भी उतनी फील्ड में जाने चाहिए। बिल्कुल सही इन्होंने बात की। एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। रज़ा और रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, एक टाइम था लैंग्वेजेस सर्विसेज भी दी जाती हैं, ट्यूशन के लिए भी बच्चे पढ़ाते हैं, बल्कि मैं बड़ी खुश होती हूँ कि अक्सर अब यहाँ पे बैठे हुए बच्चे जो हैं वो कुरान भी पढ़ाते हैं, इंटरनेशनली भी पढ़ाते हैं, और वही डॉलर्स उनके बिल्कुल आते हैं। और बहुत बड़ी ये मुझे लगता है इंडस्ट्री बन गई है, बिकॉज अब जो यहाँ पे भी लोग हैं वो भी ऑनलाइन सर्विसेज ज़्यादा ले लेते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, लैंग्वेजेस हम पढ़ाते हैं, हम देखते हैं कई स्कूल्स में, 1-2 स्कूल्स में, एलीट स्कूल्स में फ्रेंच पढ़ाई जाती है। अब एक्चुअली किस ज़बान की ज़रूरत है जो स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए? देखिए, इंग्लिश की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है और बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है। फ्रीलांसिंग में भी जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, उनकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक सेकेंड लैंग्वेज है जो बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों को, ख़ास करके पाकिस्तान के लोगों को सीखने के लिए, वो चाइनीज़ लैंग्वेज है। और अगर हमारे बच्चे चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लें और आने वाले 10 साल या 15 साल देखें, अगर आपके CPAC भी यहाँ पे ग्रो करे, हमारे बच्चों ने लैंग्वेज भी सीखी हो, चाइनीज़ इधर आ रहे हों, हमारे बच्चे उनसे बात करने के काबिल हों, तो हमें कितना एक्सपोजर मिलेगा बिज़नेस के लिए, और हम अपने मुल्क में अपने बिज़नेस को खुद हैंडल करेंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि हमने चाइनीज़ ना सीखी, मैं आपको इसका एक और एस्पेक्ट बताने लगा हूँ, तो चाइनीज़ ने आके उर्दू सीख लेनी, और अगर उन्होंने उर्दू सीख ली तो उन्होंने हमारी तमाम चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा कर लेना, चाहे हमारी प्रॉपर्टी है, इकॉनमी है, बिज़नेस है, एनी बिज़नेस, उन्होंने तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर लेना है। और अगर आप कभी चाइनीज़ को देखें, अभी भी बहुत सारे चाइनीज़ आपको यहाँ नज़र आएंगे। अब तो कोविड की वजह से ये है कि कम हो गए हैं यहाँ पे, लेकिन जो चाइनीज़ कोविड से पहले यहाँ पे मौजूद थे, मुझे तो लगता था कि शायद हर 10वां बंदा चाइनीज़ है यहाँ पे, इतने चाइनीज़ नज़र आते थे। तो चाइनीज़ जो हैं वो तो पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, वो समझते हैं कि ये बहुत ही इमर्जिंग कंट्री है जहाँ पे बिज़नेस की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी अपनी कर रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को अपने मुल्क की तमाम फैसिलिटीज़ को खुद एब्जॉर्ब करने की तालीम भी देनी है, समझाना भी है, सिखाना भी है, और फैसिलिटेट भी करना है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश, मेरी अपनी भी कोशिश होगी कि मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करूँ कि इसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जाए। मैं अपने स्कूल में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, मैं अपना तो आपको बता दूँ, मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, 1 अगस्त से हुकूमत ने ऐलान तो किया है स्कूल्स खोल दें, और अक्सर तो वालिदैन कहते हैं खोल ही दें, बच्चे घर पे होते हैं। सो एक्चुअली खुल रहे हैं स्कूल्स फर्स्ट? ये स्कूल्स इंशाल्लाह 1 अगस्त से खुल जाएंगे। इसमें सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। अगर तो उनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, गवर्नमेंट उसको करने में नाकाम रही, तो शायद 15 दिन आगे कर दे, लेकिन स्कूल खुल जाएंगे। इसमें मेरी वैसे गुजारिश ये है कि स्कूल खुले रहने चाहिए, बच्चे ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, बच्चे डिसिप्लिन रहते हैं, बच्चों की कनेक्टिविटी विद द एजुकेशन बुक रहती है, टीचर के साथ रहती है, और बच्चे ग्रो करते रहते हैं। और ये अब SNC जिनमें इम्प्लीमेंट हुआ है वो चलेगा? SNC तो इन्होंने ख़त्म कर दिया नई गवर्नमेंट ने। रिक्वेस्ट तो बार बार इनसे यही की जा रही है कि आप SNC पे गौर कीजिए। ये तो एक हमारे बच्चों की फलाह के लिए, हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए है। ये कोई पार्टी का करिकुलम नहीं है, ये तो नेशनल करिकुलम है, और नेशनल करिकुलम को नेशनल इंटरेस्ट में किया जाता है।
इसको मेरा ख्याल है कि इस पर मिसाक़ तालीम करना चाहिए। शायद पहले भी जिक्र हुआ आपके प्रोग्राम में कि हमें कुछ चीज़ों पे आप कह लीजिए कि मिसाक़ तालीम करने के बाद उनको 10 साल 15 साल की एक पॉलिसी बना के उस रोड मैप के मुताबिक चलना चाहिए। एक हुकूमत आए वो भी चेंज ना करे, नेक्स्ट आए वो भी ना चेंज करे, थर्ड आए वो भी ना चेंज करे, और उस पर जो पॉलिसी बनानी है वो भी ये लोग सारे मिल के आपस में इत्तेफाक करके उस पॉलिसी को फाइनलाइज और डिज़ाइन करें ताकि चेंज ना करना तो यानी अब सिस्टम फिर वही होगा कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में एसएनसी है तो प्राइवेट नहीं पढ़ाएंगी एसएनसी। गवर्नमेंट में भी एसएनसी उन्होंने ख़त्म कर दी और प्राइवेट में अब तो देखिए वो क्या पढ़ेंगे फिर? वो नई किताबें किस सिलेबस के तहत है? वो नई किताबें जो इन्होंने की हैं वो पुराना जो हमारा नेशनल करिकुलम था उसके मुताबिक जो करिकुलम था उसी में से किताब बन रही है इस वक्त। हम वापस चले गए। अच्छा, हम वापस चले गए। और वो जो देखिए हर चीज़ में एक फंड्स इस्तेमाल होते हैं, रिसोर्स, एनर्जी, फंड्स, बहुत ज़्यादा हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। सो एक एसएनसी की जो प्रैक्टिस थी, आइदर इज इट गुड और बैड, लेकिन उसके अंदर एक रिसोर्सेज, गवर्नमेंट का बजट, टैक्स पेयर का पैसा गया है, वो भी चला गया, और अब दोबारा से जो हो रहा है उसमें नया पैसा लगा रहे हैं और एक नई चीज़ सामने आ रही है। तो सर पहले तो आपको इनपुट लेके वो बनाया गया था एसएनसी, अब इनपुट ली गई है आप लोगों से? 400 एजुकेशनिस्ट की इनपुट लेने के बाद एक करिकुलम को तैयार किया गया, उस पर राय ली गई, उस पर बार बार पूछा गया, सजेशंस दीजिए, पेरेंट्स ने सजेशन दी, टीचर्स ने दी, एजुकेशनिस्ट ने दी, इसके अलावा जो और कोई अदारे रन कर रहे हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, उनके ओनर्स ने दी, और सारा कुछ करने के बाद एक कंसेंट के बाद ये तय हुआ कि हाँ जी ये अच्छी चीज़ है, इसको आगे करना चाहिए। और सबसे बढ़ के बात ये थी कि वो स्टैटिक नहीं था, एक जगह रुक नहीं गया था। इससे जो पिछला करिकुलम था वो स्टैटिक था, 18 साल उसमें चेंजेस ही कोई नहीं हुई, वो जैम कर दिया। वो 18 साल में टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई, नए कितनी टर्म्स ऐड हो गई, लेकिन वो जो हमारा पुराना करिकुलम था वो तो स्टैटिक था। ये डायनामिक है, अब डायनामिक में हर वक्त चेंजेस की गुंजाइश मौजूद है। इस साल ये चीज़ नहीं डाली हमने, अगले साल डाल देंगे। नई टेक्नोलॉजी बाहर आ गई है, नई एजुकेशन आ गई है, स्ट्रीम एजुकेशन आ गई, स्टेम एजुकेशन आ गई, रोबोटिक्स आ गया, अगले साल डाल देंगे हम। तो इसमें तो ये एक फिजिबिलिटी रखी गई थी कि इसको डायनामिक। तो इस दफ़ा आप लोगों से इनपुट ली गई है? नहीं, देखें इस दफ़ा तो गवर्नमेंट आई, उन्होंने आते साथ ही कहा कि नहीं हम सिंगल नेशनल करिकुलम को रोक रहे हैं। वो जैसे आपने पहले फरमाया कि रिसोर्सेज गए, पैसा गया, गरीब गया, सब कुछ गया, वो बड़ा अफसोस हुआ। मेरा ख्याल है देखें ये तो बच्चों की फलाह का, बच्चों की बेहतरी का, इस मुल्क के फ्यूचर का काम था। इसको तो इन्हें इसको टच नहीं करना चाहिए था, इसको तो उसी तरह चलने देना चाहिए था जो इसका प्लान था। जिन लोगों ने इसको बनाया वो पीटीआई के लोग नहीं हैं, जिन लोगों ने इसको फाइनलाइज़ किया है वो पीटीआई के लोग नहीं हैं। ये तो वो लोग हैं जो टीचर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो इस महकमे के इंचार्ज हैं, फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, हेड्स हैं, उन लोगों ने मिलकर बनाया है। वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये कोई पार्टी ने नहीं बनाया। पार्टी ने इसका एक आइडिया दिया कि कैसा होना चाहिए। तो आइडिया तो कोई भी दे सकता है, कभी भी दे सकता है। एक आइडिया एक वक्त में हज़ारों लोगों के दिमाग में आता है, तो ये आइडिया तो और भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा। पीटीआई ने चले दे दिया है, थैंक यू वेरी मच, आपका आइडिया पे काम किया गया है, लोगों ने काम किया है, स्पेंडिंग हुई है, टैक्स पेयर का पैसा लगा है, बच्चों ने मेहनत की है। एक साल तो पढ़ लिया ना जी बच्चों ने, एक साल पूरा हो गया आज सिंगल नेशनल करिकुलम को, और एक साल के बाद आप कह रहे हैं कि हमने इसको नहीं पढ़ाना आगे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये इस बात पे एक्शन लिया जाना चाहिए था, लेकिन किसी की तरफ से कोई भी इसके ऊपर। एक अब चैलेंज ये भी है कि आइदर अगर स्कूल्स मिड ऑफ अगस्त या 1 अगस्त को खुल भी जाते हैं, सो एक नया चैलेंज बुक्स का बच्चों को दरपेश होगा, और वो फिर पता नहीं मिलती है नहीं मिलती। वैसे आपके रिसोर्सेज क्या कहते हैं, इज इट इन द प्रोसेस? नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, बुक्स अवेलेबल नहीं है, और बहुत बड़ी तादाद में, मेरा अंदाज़ा है 26 लाख बच्चों को किताबें नहीं मिल पाएंगी। 26 लाख बच्चों के पास किताबें नहीं। 26 लाख छोटा नंबर नहीं, ये पंजाब का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, वो छोटा नंबर नहीं है। और मेरा ये दूसरी बात ये है कि देखें बच्चों ने ना पीछे कोविड में बहुत टाइम ज़ाया किया है, अब तो हमें उनका एक एक मिनट बचाना है। हमें तो अब उनकी पूरी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करनी है और देखना है कि कैसे कैसे उनके टाइम और बचा सकते हैं। बच्चे साल में बहुत पीछे चले गए। मैंने कई वालिदैन को देखा, हो गए थे हमारे बच्चे बहुत शाइनी थे, बट इस कोविड की वजह से वो नहीं परफॉर्म कर पाए रिजल्ट्स के अंदर। बच्चे पीछे चले गए हैं, उनकी वो जो पहले एक कैपेसिटी थी पढ़ने की, लिखने की, आपको कॉम्प्रीहेंशन देने की, आपके साथ बात करने की, वो रिड्यूस हुई है, इम्प्रूव नहीं हुई है। वो वापस आए हैं। हाँ, अगर वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में इम्प्रूव हुए हैं तो वो ज़रूर इम्प्रूवमेंट आई होगी, लेकिन वो अपने काम करने में, राइटिंग करने में, या लर्निंग करने में, या टीचर को रिस्पॉन्ड करने में वो वीक हुए हैं, वो कमज़ोर हुए हैं। और वालिदैन बल्कि इस बात का इकरार भी करते हैं कि 2 साल हमारे बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप भी एक पेरेंट हैं, ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी थी, और ये
सियासी इश्यूज़ को बलाए ताक रख के होना चाहिए था, बिकॉज जैसे रज़ा साहब ने बताया रिसोर्स, कॉस्ट, एनर्जीज़ और वो सारे एजुकेशंस थे, इट्स नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी। बट चले अगर हुकूमत ने अब कोर्स बदल ही दिया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर अब 10 दिन रह गए हैं स्कूल खुलने में, अगर फर्स्ट को खुल रहे हैं, तो अगर बच्चों के पास किताबें नहीं होंगी तो बच्चों के स्कूल आने का तो एज इट इज़ कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम एक नई बहस सुनेंगे कि किताबें नहीं हैं, जिस तरह ये नंबर बता रहे हैं लाखों में बच्चे हैं जिन्हें किताबें मिलेंगी नहीं, तो आई सीरियसली डाउट कि वो तालीमी साल उन बेचारे बच्चों का कैसे चलेगा, बिकॉज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस फिर भी किसी ना किसी हद तक मैनेज कर लेते हैं हैंड आउट्स के साथ या फिर डिफरेंट बुक्स के साथ। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू इसके साथ राइज होगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं फिर वो जो बुक्स लगाएंगे वो फिर से उसी बेस पे बात पहुंच जाएगी, महंगी किताबें, महंगा कोर्स, महंगी कॉपीज़। लेकिन ये बात भी पहुंचेगी और हर प्राइवेट स्कूल फिर अपनी मर्जी भी करेगा, वो कहेगा नहीं मैंने पुराने करिकुलम की लगानी है, एक कहेगा मैंने नए करिकुलम की लगानी है, तो फिर हमारी सिमेट्री कहाँ गई, डिसिप्लिन कहाँ गया। डिसिप्लिन सिर्फ बच्चों में तो नहीं पैदा करना, हमें अदारों में भी डिसिप्लिन पैदा करना है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं। गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे भी पाकिस्तान के हैं, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे भी पाकिस्तान के हैं। तो फिर हमने किया क्या 5 साल में, हमने तो वापस वो सारी सर्कल चलाई, रील चलाई और वापस वहीं के वहीं खड़े हुए, वहीं आगे सारे। वाकई वो जितनी मेहनत की उसी कोर्स में हम फिर से चले गए जो इम्प्लीमेंट हुआ था। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहूँगी कि जब ये स्कूल खुलें तो एक प्रोग्राम हम फिर लाजमी रखें और इनसे इनपुट लें कि एक्चुअली अगर ये बुक्स मिली हैं सो व्हाट्स द डिफरेंस इन दैट। और मैं ख़ुद भी चाहूँगी कि किसी दिन राना मशहूद साहब आएँ और उनसे भी हम बात करके ज़रा इस पर हम बात करें कि आखिर वो क्या सोच विजन है जिसके मुताबिक अब ये कोर्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जनाब एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो जनाब अब आपसे जिनकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ही इज़ अ प्रॉमिसिंग पाकिस्तानी यंग बॉय। वो मैं इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज़ जो अपनी डोमेन से बाहर निकल कर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पर या फिर वो काम कर रहा होता है जो बिल्कुल कोई डिफरेंट होता है, सो वो प्रॉमिसिंग पाकिस्तानी होता है। सो मेरे साथ मौजूद है दानियाल मुनीर, ये इमर्जिंग ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। अब ये तो हम जानते हैं जनाब के ई स्पोर्ट्स एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर अब बहुत सारे बच्चे जो हैं और बहुत सारे नौजवान जो हैं वो आ रहे हैं। हम ये भी देखते हैं बहुत सारे बच्चे पबजी खेलते हैं, प्ले स्टेशंस खेलते हैं, देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। लेकिन ई स्पोर्ट्स के अंदर अब इंटरनेशनली इसे रिकग्निशन मिल रही है, इंटरनेशनली ओलंपिक्स में भी इसे रिकग्निशन दी जा रही है और बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बाकायदा टॉप ई प्लेयर्स मौजूद हैं। और हमारे साथ पाकिस्तान के टॉप ई प्लेयर मौजूद है दानियाल मुनीर। वेलकम टू द शो दानियाल। थैंक यू। सो हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड, कैसे शुरू किया और कैसी रही ये जर्नी अब तक? अच्छा, जर्नी ऐसे शुरू हुई थी कि लाइक मुझे तो फुटबॉल का शौक था वैसे ही अपनी पूरी स्कूल लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं खेलता आ रहा हूँ। फीफा फैन, राइट? हाँ, फीफा फैन नहीं, लाइक फिजिकल फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, उसका मुझे बहुत शौक था। तो आई यूज्ड टू प्ले इन माय ओ लेवल्स टीम, ए लेवल्स टीम, वो शुरू से शौक था। अब फीफा कहाँ से एंटर होती है कि वीडियो गेम्स का तो सबको ही शौक होता है। तो स्पेशल चीज़ क्या थी कि जब मेरा I got exposed to the competitive gaming very early on in around 2012 and 13. तो मुझे वो काफ़ी अट्रैक्ट की चीज़ हुआ ये था कि लाइक माई अंकल टुक मी टू अ फीफा टूर्नामेंट। उधर मैं गया एंड आई सॉ द एनवायरनमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये भी कोई चीज़ होती है। मतलब वीडियो गेम्स तो हम सिर्फ शौक के लिए खेलते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, इसको सीरियसली भी लोग लेके कम्पिटिटिव खेलते हैं, वो मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो आई सॉ देयर के 2 प्लेयर बैठे हैं एक बहुत बड़ी स्क्रीन के सामने, उनके पीछे कुछ 40-50 लोगों का क्राउड है, काफ़ी इंटेंसली वो सब फोकस्ड हैं स्क्रीन पे और लाइक देयर आइज आर स्क्विंटेड एंड एवरीथिंग। वो एक बड़ी इंटेंसिटी थी एयर में, दे हैड बिग प्राइजेस टू टेक होम और क्राउड थी पूरी। तो पता नहीं, आई जस्ट गॉट वेरी अट्रैक्टेड टू इट। मैंने वहीं से सोचा था कि आई वुड लाइक टू बिकम गुड एट दिस और इस पर मैं कुछ परस्यू करना चाहूँगा। अब वहाँ से लेके अब तक लाइक पूरे 10 साल हो चुके हैं मुझे अब, और मेरा शुरू से यही था कि एक इंटरनेशनल स्टेज पे किसी तरह मैंने पहुंचना है। तो अब रिसेंटली स्पोर्ट्स को रिकग्निशन मिल रही है, पूरी दुनिया में तो थी, पाकिस्तान में इतनी नहीं थी और अब आहिस्ता आहिस्ता मिल रही है। एंड नाउ आपकी ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में ये रिकग्नाइज स्पोर्ट्स मानी जाती है, व्हिच इज अ बिग थिंग। यस, मुझे ये बताएं कि चूँकि इट्स नॉट अ फिजिकल गेम, सो यू हैव टू सिट ऑन अ काउच और अ सोफा और यू नीड टू प्ले इट। अब थोड़ा सा हमारा सेटअप ऐसे है कि
आई रिमेंबर कि जब हम बच्चे थे तो प्ले स्टेशन तो नहीं होती थी, बट स्टिल एक गेमिंग होती थी जिसे इटारी उर्दू में हम कहते थे, एंड वी आल्सो यूज्ड टू हैव इट, और कैसेट्स उसके अंदर डलती थी, एंड वी यूज्ड टू प्ले ऑन द टीवी, एंड पेरेंट्स ने आपका एक टाइम फिक्स किया होता है उसको खेलने के लिए कि हर पेरेंट्स करते हैं। सो इस गेमिंग के अंदर तो सबसे बड़े ऑब्स्टेकल पेरेंट्स बनते हैं कि पढ़ते नहीं हो, सारा टाइम गेमों पे लगे रहते हो। सो ये चीज़ आपको घर वालों से मिली? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिंस ये वाकई बड़ा होता है। अब जो मेरे घर वालों का एटीट्यूड था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माय फादर। ही इज़ लाइक कि अगर तो इफ़ यू आर गुड एट समथिंग डू इट, सिंगिंग है, डांसिंग है, जो भी है, ही इज़ लाइक बी गुड एट समथिंग। उनकी तरह से ये एटीट्यूड है। पढ़ाई की बात करें, एक होता है ना, लाइक अक्सर बच्चे करते भी हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इसके, कि दे जस्ट ओवर प्ले और इस तरह की हरकतें होती हैं। I've been always been on the good side of the grades. They're like, as long as grades are good enough, you can do whatever you want. तो मेरे पेरेंट्स का ये एटीट्यूड था। मेरी मदर वाली साइड की बात करें, they all have a gaming background. मतलब even my mother used to play games like you said ना, अतारी वगैरह, सेगा वगैरह, उनके पास सब होता था। चलिए, यू आर प्रिविलेज्ड इनफ, बट कितनी देर, कितने घंटे, बिकॉज इसके लिए तो कोई आई गेस ट्रेनर की तो जरूरत नहीं होती आपको। दे आर कोचेस हो रहा है। अच्छा, कोचेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कितनी देर प्रैक्टिस इसके लिए लाजमी है? ऑन अ पीक सीजन लाइक एटलीस्ट 5-10 आवर्स डेली के। तो ये तो फिर फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही, और फिर जब आप कंप्यूटर के आगे भी बैठे हो तो इंसान थक जाता है, मोटापा आ जाता है। सो हाउ डू यू मैनेज विद ऑल दैट? एग्जैक्टली। अब सबसे आई थिंक प्रोमिनेंट इवेंट द पैंडेमिक, वो जो कोरोना का पीरियड आया था, उसमें क्योंकि सबने यही एक्सपीरियंस किया था, तो आई थिंक द व्यूअर्स वुड बी एबल टू रिलेट के एक स्क्रीन के सामने बैठ के एक तो आपने इतने घंटे फोकस करने और आप बैठे रहते हो, तो उसमें बाकी इस तरह के मसले होते हैं, बैक पेन वगैरह। इसलिए अब मुझे साइड बाय साइड, मैंने कहा आपको क्या, फुटबॉल खेलता था, मुझे फिटनेस का बहुत शौक था, तो आई बिन ऑलवेज ऑन द गुड साइड ऑफ इट। मुझे उस तरह का कभी कोई इशू नहीं हुआ फिटनेस वाइज। लाइक मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, डाइट वगैरह हर चीज़ को सेट रखता हूँ। लेकिन हाँ, लोगों को मसले होते हैं इस तरह के सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ, तो आई थिंक आई वुड रिकमेंड देम टू बैलेंस इट अ बिट। तो ये है। अच्छा, ई गेम्स में स्पेसिफिकली किस किस फील्ड में और कौन कौन सी जनरा की गेम आप खेलते हैं? मैं सिर्फ फुटबॉल की खेलता हूँ। सिर्फ फुटबॉल की? वैसे यू नो पाकिस्तान के सबसे फेमस लाइक अरसलान ऐश का आपने सुना होगा, ही प्लेज अ फाइटिंग गेम टेकन। उसके अलावा भी काफ़ी वैरायटी है, लेकिन मैं खैर ऑलवेज बिन अ फुटबॉल फैन, और एक पर्सनल बिलीफ है कि आई एम गुड एट इट, तो मैं उसमें। तो ये जो पबजी टाइप एडिक्शंस हैं, ये नहीं है आपको? नहीं, मुझे नहीं है। नहीं। आई विल नॉट डिसएग्री कि ना कि वो एडिक्शंस एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, बिल्कुल करती हैं। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, तो मैं वही कहूँगा, देयर शुड बी अ बैलेंस टू एवरीथिंग। मैंने आपको अपना बताया, मैंने लाइक यूनिवर्सिटी लाइफ, ग्रेड्स, OA लेवल्स, हर चीज़ सेट थी, फिटनेस वाइज सेट थी, मैंने हर चीज़ बैलेंस की है। ये नहीं कि मैं ऑल इन एक चीज़ में जा रहा हूँ, मैंने सब कुछ बाकी छोड़ दिया। दैट्स व्हाई माय पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ मी, तो ये सीन है। अच्छा, अब आप ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो अब आपने बताया कि इसको एक्सेप्टेबल उस तरह नहीं किया जा रहा था एज ए नेशनल स्पोर्ट्स के यहाँ से कोई जाए, सो वो फिर कैसे आपने इन्हें कायल किया कि इसको रजिस्टर करें, या फिर किस तरह वो फेज़ रहा आपका, क्या किया आपने? मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। देखिए, अब लाइक शुरू से मुझे था कि मैंने तो इंटरनेशनली कम्पीट करना है इस पर। आई वाज गुड एट इट लोकल सीन पे। मैं आफ्टर मेनी ईयर्स आई हैव बीन लूजिंग अ लॉट। काफ़ी सालों के बाद जाके जब मेरी पीक आ गई ना लोकल सीन में, मैंने कहा बाहर चलते हैं। अब बाहर जाने का जो रूट होता है ना, लाइक फीफा जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, उसका अपना एक वर्ल्ड कप होता है, वर्चुअल वर्ल्ड कप। मेरे सामने वो था कि यार ये मैंने खेलना है, तो अब उसका जो राउट है ना, उसमें कुछ एलिजिबल कंट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था, ये क्यों नहीं है, मुझे तो नहीं समझ आया। बस लाइक 16-17 ईयर्स ओल्ड बैक देन। तो मैंने क्या डिस्कवर किया कि अपनी जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है ना, उसके कुछ इश्यूज थे लीगल, और आपने सुने होंगे, काफ़ी फेमस है, और अभी रिजॉल्व हो रहे हैं ऐसा ऐसा, लेकिन देयर स्टिल एग्जिस्ट। तो वो रिकग्नाइज नहीं था फीफा की तरफ से, एक तरह का बैन लगा हुआ था। तो वो एक ऑफिशियल जो राउट होता है ना ई वर्ल्ड कप की तरफ, वो तो ख़त्म था। और अब आकर ये जो ओलंपिक्स वगैरह में वैसी अवेयरनेस बढ़ी थी, तो उसमें रूट बन गया। पाकिस्तान की अपनी एक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक ई स्पोर्ट्स फेडरेशन है, तो दे हेल्ड अ क्वालिफायर, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। तो क्वालिफायर्स तो ये जो ओलंपिक्स वगैरह वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन द फीफा ई वर्ल्ड कप इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो फिर यानी आपने पहले उन्हें बताया कि इसको रजिस्टर कराएं, कायल किया, एंड फाइनली इट हैपेंड? नहीं, आई हैव बीन डूइंग दैट, इट हैज़ नॉट हैपेंड येट फॉर द ई वर्ल्ड कप। वो भी एक पेंडिंग प्रोसेस है। आई हैव बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट कि ना इसमें कुछ कर दें आप, और वो बात चल रही है। ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मैं सिलेक्ट हुआ, वो तो एक ऑफिशियल वैसी रूट था।
वो तो इंटरनेशनली आपके हैं कि ई स्पोर्ट्स रिकग्नाइज हुई है, तो उसमें तो उनको तो मसला नहीं है किसी कंट्री से ना, एलिजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है, तो एनीवन कैन प्ले, तो वो तो सीधा राउट था, उसमें कोई इशू नहीं है। ई वर्ल्ड कप की बात करूँ तो वो जो एलिजिबिलिटी का इशू था ना, आई वॉज वेरी स्टबर्न, मैंने कहा मैंने तो खेलना ही खेलना है। अब उसमें आई वेंट थ्रू द लीगल डॉक्यूमेंट्स कि कोई लूप हॉल मुझे किसी तरह मिल जाए कि मैं खेल लूँ। आई सॉ के उनको हमारी नेशनलिटी से मसला नहीं है, दे हैव ओनली द इशू विद द कंट्री ऑफ रेजिडेंस। In 2020, I traveled to Dubai just to play a qualifier for the FIFA E-World Cup. FIFA की ऑफिशियल वेबसाइट में मैंने पहली दफ़ा कोई पाकिस्तानी का नाम देखा था, वो मेरा था, तो आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दैट। काफ़ी मैंने स्ट्रगल करके उधर गया था क्योंकि पैंडेमिक था एक, तो एयरपोर्ट्स में मुझे काफ़ी जलील होना पड़ा था, लेकिन आई वेंट देयर, आई प्लेड देयर, एंड आई होप वन डे, बात चल रही है, पाकिस्तान विल बी एलिजिबल फॉर द FIFA E-World Cup. आई एम वेटिंग फॉर दैट डे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। अच्छा, जब बर्मिंघम आप जा रहे हैं खेलने, वो ओलंपिक्स है, वो क्या है? वो है कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स Yes, के लिए yes, आप जा रहे हैं। सो अब जो आप बर्मिंघम जा रहे हैं, वो स्पॉन्सरशिप पर्सनल कर रहे हैं या समबडी स्पॉन्सरिंग यू, क्या है वो सिस्टम? इट्स ऑल डन बाय पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स फेडरेशन। चलें, ये तो बहुत अच्छा Yes, है। yes, yes. अच्छा, ये जो पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स फेडरेशन है, कितने प्लेयर्स इसके साथ रजिस्टर हैं? क्या कौन कौन सी ई स्पोर्ट्स ये कैटर करते हैं इसके अंदर? इट डिपेंड्स ऑन द कंपटीशन की जो गेम्स होगी उसके हिसाब से वो सिलेक्ट करेंगे। अभी जो है वी हैव 5 डॉटा प्लेयर्स, डॉटा एक गेम है, और 2 ई फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, जिसमें एक मैं आता हूँ और एक कराची में सना हनीफ है, शी इज़ अ फीमेल फीफा प्लेयर है, तो शी वाज द ओनली वन, तो हम दोनों सेलेक्ट हुए हैं उसके लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप पढ़ाई भी मैनेज करते हैं, 8-9 घंटे भी इसे खेलते हैं, पढ़ाई किस वक्त करते हैं, सोते कब हैं, खेलते कब हैं? ओके, सो आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत डिपेंड करता है। मुझे कभी भी इस तरह का इशू नहीं है, मुझे ऑलवेज लाइक आई बीन इन लाइक के स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके दिन में। आई लाइक टू वेक अप अर्ली, और उस तरह से सारा दिन मेरी लाइक फैमिली को पता है, फ्रेंड्स को पता है कि इसके अपने अपने टाइम है कुछ चीज़ों के करने के, ठीक है, तो आई डू मैनेज दैम बाय स्ट्रक्चरिंग द डे। टाइम नहीं वेस्ट करते इतना मैं, तो ये सीन है। और पढ़ाई की बात करें तो लाइक आई हैव नेवर बीन एंथुसियास्टिक अबाउट स्टडीज। अच्छा, मुझे आप बता रहे थे कि आप अभी रीजनल लेवल पे भी खेलते रहे हैं पाकिस्तान yes, में। yes, ये कोई टूर्नामेंट्स इन हाउस कोई आप फ्रेंड्स आपस में मुनक्किद कर लें, क्लब्स मुनक्किद करा लेते हैं, कौन एक्चुअली कराता है और कितने सीजन्स होते हैं? ठीक है, तो लाइक बिकॉज बहुत सारे बच्चे होंगे जो जानना चाहते होंगे, उन्हें एसेस नहीं होगी। तो अब मैं 12-13 ईयर्स ओल्ड था 10 ईयर्स बैक। अब टूर्नामेंट्स होते थे गेमिंग क्लब्स में, गेमिंग जोन्स में, कभी कभी आपके ब्रांड्स कराते थे, बर्गर लैब, TCL, पोर्टल ई स्पोर्ट्स, GXR अभी रिसेंटली एंटर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है, इट्स अ वेरी एक्टिव थिंग। तो मैं छोटा बच्चा था, मुझे कभी घर वाले पता नहीं डिफेंस छोड़ने जा रहे हैं, कभी PI रूट छोड़ने जा रहे हैं, तो आई यूज टू ट्रैवल अ लॉट। अभी आजकल भी मैं लाइक इन द लास्ट 2 मंथ्स मैंने कोई 2-3 दफ़ा इस्लामाबाद ट्रैवल कर लिया, 1 दफ़ा कराची कर लिया, सो इट्स ऑल फीफा रिलेटेड। तो you need to follow the gaming community on the Facebook to be updated on कि किधर किधर क्या टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी एक्टिव स्पेस। GXR एक इंटरनेशनल मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी है गेमिंग की। फ़ख्र आलम का आपको पता होगा, ही रिसेंटली ब्रॉट दैट इनटू पाकिस्तान, और दिसंबर 2021 में वन ऑफ द बिगेस्ट ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुआ था पाकिस्तान में विद अ $2 मिलियन USD प्राइस पूल। तो इस तरह मतलब आपको अपडेट रहना पड़ता है। Yes, you have to be updated. तो कौन सा ऐसा ई स्पोर्ट्स प्लेयर है जो आपका, जिसे आप आइडियलाइज करते हो, पाकिस्तान का या इंटरनेशनली? सिर्फ लाइक एक जो सबसे प्रोमिनेंट है ना मेरे लिए, वो अरसलान है शाह। एक बंदा एक लोकल सीन से जिसको कोई जानता नहीं, सडनली इतना वो जलील होकर एयरपोर्ट्स में जाता है, ही इज़ लाइक ही इज़ गिविंग अप के नहीं होना, उसके कुछ इश्यूज थे एयरपोर्ट्स में, नो वन नोज हिम, नो वन इज एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। वो एक टेकन का टूर्नामेंट खेलने गया हुआ, ही गोज देयर, ही विंस इट, और तब से कंसिस्टेंटली जीतता जा रहा है, और बड़ा हम्बल इंसान है, तो आई एडमायर हिम। एडमायर क्यों कहते हैं, एक तो स्ट्रगल है, हम्बलनेस है उसमें, और लाइक ही केम फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। तो दानियाल, आगे फिर क्या परस्यू करने की सोची है? यू आर टेकिंग योर पैशन एज अ प्रोफेशन, या फिर जो पढ़ रहे हैं उसको एज अ प्रोफेशन लेके आगे जाना है? अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू द व्यूअर्स। मैं जो कर रहा हूँ, आई डू इट वेरी पैशनेटली, मुझे बहुत पसंद है ये जो मैं करता हूँ। आई फील लाइक माई सेल्फ कम्पीटिंग एट द हाई स्टेजेस, लेकिन आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एवर। मैंने अपना पूरा प्लान किया हुआ कि इस साल तक मैंने खेलना है, और इस साल तक मैं इंशाल्लाह पीक करूँगा, अपनी हाई स्टेज में पहुँचूँगा, एंड देन आई एम गोना एंड इट ऑन अ हाई नोट टू हैव अदर एंडेवर्स इन लाइफ।
गेमिंग कुछ लोग परस्यू करते हैं एज अ करियर और मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पर्सनली आई फील लाइक आई वुड फोकस ऑन अदर थिंग्स आफ्टर आई पीक एट दिस, तो दैट्स माय आंसर। सो व्हाट इफ यू वन, वैसे हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप एक्चुअली वन करें और ओलंपिक्स भी जीतें, सो जब जीत जाएंगे सो होता है ना कि अब तो मैं जीत गया हूँ सो आई शुड परस्यू इट, वो भी नहीं सोचा हुआ? नहीं, आई डोंट वांट टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन ऑल डे फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो फुटबॉल का मुझे शौक है, आई फील लाइक माई सेल्फ प्लेइंग इट, अच्छा लगता है मुझे, लेकिन नो। अच्छा, तो इसमें सोचा है कि अब चूँकि आप जानते हैं हमारे यूथ बहुत पैशनेट हैं और बहुत टैलेंटेड है, बट समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, बिकॉज अगर आपको गेमिंग भी करनी है सो यू शुड हैव अ गुड गैजेट्स विद यू और सब कुछ होना चाहिए आपके पास। सो इन द फ्यूचर डू यू हैव प्लान्स टू इंट्रोड्यूस सम गेमिंग एप्स या गेमिंग फैसिलिटीज़ या कोई ऐसा क्लब बनाए जो बच्चों को इंटीग्रेट करे? सोचा है ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल सोचा, व्हाई नॉट। हर एंगल से आपको देखना चाहिए, नॉट एज ओनली एज अ प्लेयर, यू कैन बी अ कोच, यू कैन बी अ लाइक फैसिलिटेटर, आप प्लेटफॉर्म एक पूरा बना सकते हैं टू फैसिलिटेट अदर्स। सो इन एनी सोर्स आप जुड़े रहेंगे इससे? जुड़े रहूँगा, ये तो नहीं है कि अच्छा, अब ये बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, जापान है और चाइना है, वहाँ पर एक गेमिंग की बहुत बड़ी वर्ल्ड है, मतलब देयर इज़ अ सेपरेट वर्ल्ड फॉर दैट, और बेसिकली मैंने देखा है कि वहाँ पे तो आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी सोचा है कि जाएंगे और इस तरह की कोई चीज़ हो, कम्पीट करेंगे? देखिए, देयर आर मेनी प्लेयर्स इन पाकिस्तान जिनको इंटरनेशनल कंपनीज ने अप्रोच किया हुआ है एंड दे हैव साइंड देम, दे हैव मूव्ड आउट। अगर मुझे इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आती है ऑन द शॉर्ट टर्म, आई वुड गो, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरा बिलीफ है कि लोकल सीन जो होता है ना आपका, वही आपको बनाता है। अब पाकिस्तान का जो लोकल सीन है ना मैम, इट्स वेरी गुड, रिकग्नाइज नहीं है। असलान ऐश वाज ऑलरेडी अ प्लेयर बिफोर ही वाज रिकग्नाइज, उसके लोकल कंपटीशन इतना अच्छा था टेकन का पाकिस्तान में। अब आपकी चाइना में पूरी लाइक उनकी मीडिया आउटलेट नोज, उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है पाकिस्तान में कि इधर टेकन का इतना सीन है, लोकल सीन वाज सो गुड दैट प्लेयर्स आर कमिंग आउट। सिर्फ वो नहीं है, काफ़ी और प्लेयर्स निकल रहे हैं, तो अगर एक एनवायरनमेंट शिफ्ट करना पड़े मुझे इसके लिए तो मैं बिल्कुल करूँगा। लेकिन अच्छा, तो एक आखिरी सवाल, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द ई स्पोर्ट्स डेवलपमेंट? क्या करे वो ऐसी चीज़ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर आप उन्हें बताना चाहें जिस पे फोकस कर सकते हैं? बिल्कुल, दो सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं ना, पहली सबसे चीज़ के प्लीज़ कांटेक्ट पाकिस्तान की तरफ से कांटेक्ट करें फीफा को एंड गेट अस एलिजिबल इन द फीफा ई वर्ल्ड कप। ओनली द गवर्नमेंट कैन डू दैट, प्लेयर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक कंपनी है, इट हैज़ फेडरेशन है, इट हैज़ सम लीगल इश्यूज, वो बड़े देख के एलिजिबल करती है कंट्री। गवर्नमेंट सतह पर हल हो सकते हैं। बिल्कुल। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल को मैंने काफ़ी दफ़ा कांटेक्ट किया, ठीक है, बट वही बात आ गई, दे आर नॉट दैट पैशनेट अबाउट के ई स्पोर्ट्स है क्या इतना सीरियस है, लेकिन पूरी दुनिया में इसकी इतनी लाइक रीच है, इतनी रिकग्निशन है। पाकिस्तान में आपके पास इतना टैलेंट है, यू शुड रिकग्नाइज देम। आपको कोशिश करनी चाहिए जितना मर्जी इसको लाइक कराएं एलिजिबल, इतना करें। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली क्या हो सकता है कि अब GXR की आपको एग्जाम्पल दीजिए जो सर फ़खर आलम लाए थे, दैट वाज अ पाकिस्तान गवर्नमेंट इनिशिएटिव, आपकी टेक्नोलॉजी जोन की तरफ से वो लाइक उसका था लिंक। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऐसे और करे। बिल्कुल जनाब, करना भी चाहिए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज दानियाल से मिलके, बिकॉज ही इज़ सो फोकस्ड कि पढ़ भी रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे भी फोकस करेंगे और पैशन को भी एक जगह पर लेके चल रहे हैं। बट अच्छी बात यह कि ही इज़ फोकस्ड कि एक लेवल तक ही वुड प्ले एंड देन ही वुड कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशनल साइड। तो ऐसे नौजवानों की वाकई हमें ज़रूरत भी है, और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप ये गेम्स जीत कर आएँ, और जब आप जीत कर आएँ सो वील इन्वाइट यू अगेन एंड वील गोना नो कि कैसा रहा वो आपका एक्सपीरियंस। तो जनाब, इसके साथ ही इनका हम शुक्रिया अदा करेंगे और आपसे हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और आपको जिनसे मुलाकात करवाने लगी हूँ वो एक छोटा बच्चा है और उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स और स्पोर्ट्स मैन हमारे पास आते हैं जिन्होंने K2 को सर किया होता है, माउंटेनियर्स आते हैं, बट ये जो बच्चा है इसने भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। इनका नाम है बिन यामीन ताहिर, और इनकी अम्मी जो हैं
इनकी मदर जो है इरम अख्तर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये दोनों एक्चुअली गए और लेकिन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया वो बेनी अमीन है, जिनका पेट नेम बेनी है। सो बेनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, K2 एडवांस कैंप तक ये गए और उसके बाद आपको अंदाज़ा है कि ऑक्सीजन लेवल वहाँ चूँकि बहुत कम होता है, 2 घंटे का था, बट इन्होंने 2 रातें वहाँ पे स्टे की। सो वेलकम टू द शो बेन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है आप? अच्छा, एंड थैंक यू इरम। तो सबसे पहले बेनी से मैं पूछना चाहूँगी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत टफ था। मुझे बहुत हाइकिंग बहुत पसंद है। यू लाइक हाइकिंग राइट? जी। और जब मैं उधर इतना अच्छा एरिया में हाइकिंग कर सकता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। और वो सारे ब्रॉड पीक देख सकता हूँ, लाला पीक और K2। एंड व्हाट्स योर एज, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 10 साल। यू आर 10 years old। सो डर नहीं लगता? बिकॉज एक तो सर्दी बहुत होती है, फिर माउंटेन्स को क्लाइंब करना होता है। डर इतना नहीं लगता। नहीं लगता, यू ट्रेन योरसेल्फ राइट? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा इरम, सिर्फ आप नॉर्वे से आई इसको लेके और इतनी टफ ट्रेनिंग के बाद ही जारी बात है ये सब कुछ होता है। सो माएँ तो थोड़ा डर जाती हैं बच्चों को लेके कि ना करें, और ही इज़ जस्ट 10 years old। रात को हमने उठ के जिस तरह देखते हैं कि सांस ले रहा है, ऑक्सीजन सही जा रहा है, कभी उसके सर स्वेटर जैकेट्स नीचे कर डाल के हम ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं। जाहिर सी बात है माँ है, डरेगी, पीछे से चीखूंगी, बेटा मतलब आगे मत जाओ, मतलब शर्पा को जाने दो, उसको देखने दो, कैरवेसेस बने होते हैं। ऑफ कोर्स हम लोगों को होता है, बस ये होता है कि माँ अपना डर जो है वो औलाद में ट्रांसफ़र ना करे। मेरा खौफ मेरा है, इसका खौफ इसका है, मेरा खौफ ये अडॉप्ट ना करे। सो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका K2 तक जाने का, और फिर इसने एडवांस रिकॉर्ड कायम किया, वो क्या एक्सपीरियंस था? मुश्किल क्या था उसके अंदर? मुश्किलात आपको हर जगह पे आपको मिलती हैं। आपको सोने में मुश्किल, आपको खाने में मुश्किल, आपको चलने में मुश्किल है। मतलब एवरी स्टेप आपने 20 किलोमीटर चलना है, फर्स्ट डे में 32 टेम्परेचर चल रहा है, आपकी स्किन जल गई, उतर गई। अब उसके बाद कपड़ा पहनना मुश्किल हो रहा है उसके ऊपर। उसके बाद रात की एक्सट्रीम ठंड, कभी आपका पानी फ्रीज़ हो गया है, सोते सोते आपसे बोल रहे हैं आपका पानी फ्रीज़ है, कभी आप सो नहीं पा रहे, हवा कम है, उसकी वजह से बहुत चल के आप थक जाते हैं, आप थके ही उठते हैं और दोबारा चल पड़ते हैं। वॉशरूम्स जिस तरह यहाँ पे हमारे नहीं बने, बेडरूम्स नहीं बने हुए, मुश्किलात होती हैं। बट व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। मैं इस रोटी के वक्त सोच नहीं सकती कि मुझे चलते वक्त क्या तकलीफ होगा। इस वक्त मुझे खाना है, भूख लग रही है, नहीं मुझे कुछ खाना है, बस मैं कुछ खा लूँ। उसके बाद जब चल रहे हैं उस वक्त रोटी का नहीं सोच रहा हूँ, उस वक्त बस चलते जाना है। तो एक एक चीज़ करके चले, हो जाता है। सो व्हाई यू हैव प्लान दिस ट्रिप? मतलब नॉर्वे में आप आए होंगे, वेकेशंस के लिए आए होंगे, सो यू एक्चुअली प्लान कि पाकिस्तान जाके ये कराना है? कोई ऐसी चीज़ जो मोटिवेट कर रही थी? एक तो ये कि K2 का बचपन से सुना था और एक जुनून सा था कुछ। कभी शायद आपको याद होगा ऐड भी आता था टीवी पे K2, और कई कंपनीज खुली हुई थी K2, कोई K2 ट्रैवल कंपनी है, इवन फर्नीचर K2 फर्नीचर, मतलब K2 का नाम एक था। बेनी इज़ अ स्कीयर, इसकी K2 नाम से स्कीज़ हैं, फ्री स्कीइंग एज अ प्रोफेशनल मतलब ट्रेनिंग ले रहा है। तो वो एक बचपन से ही जुनून था कि पता नहीं है क्या चीज़, K2 है क्या। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख ली। बेनी जो है ये 2 साल की उम्र से जा रहा है एक प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पे इसको हफ्ते में 3 दिन हाइकिंग करवाते थे। तो इसके तो बचपन से ही इसमें था। इसको चलाने के लिए हमें भी करना पड़ा, हम आहिस्ता 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 हमें भी शौक हो गया। नॉर्वे के हमने जो सबसे बड़ी ऊंची पहाड़ी थी वो इतनी ख़ास ऊंची, तकरीबन 2500 की बुलंदी पे है, हमने सबमिट कर ली। अब था कि नेक्स्ट क्या करें, फिर ये था मामा के कंट्री में कर ली, अब पापा के पाकिस्तान में करके आते हैं। तो उस तरह करते करते बहुत अच्छा ग्रुप हमारा नॉर्वे से चला। हम 10 लोग थे, अभी तक हम इन कांटेक्ट हैं, और कुछ तो अभी भी नॉर्दर्न एरियाज घूम रहे हैं। अच्छा, तो बेनी व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन पाकिस्तान? क्या अच्छा लगा है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में? सबसे अच्छा तो पहले मुझे नहीं पता था कितने पहाड़ इधर पाकिस्तान में हैं, लेकिन जब मैंने देखा था, क्योंकि मैं 2019 में इधर स्कर्दू भी आया था, जब मैंने देखा था तो ये माउंटेन एरिया पाकिस्तान का सबसे अच्छा साइड है।
You like mountains. अच्छा, so what was the most difficult part इस पूरी जर्नी में आपका रहा? गोंदगोरोला। K2 वाला? No, Gondogorola. अच्छा, Gondogorola is a mountain pass. बताओ कि कैसा होता है वो? स्टार्ट में गोंदगोरोला का स्टार्ट में आप पहले ऊपर जाते हो बहुत, और फिर उधर वो रस्सी होती है ना? जी, उधर फिर थोड़ा जब आपने ओवर हाफ जाया, फिर एक रस्सी आती है, फिर आपने रस्सी को पकड़ना है, ऊपर जाना, और फिर आपकी कैरबाइन रस्सी पे चलते हो, और फिर ऊपर ऐसे जाते हो। So आपको आगे जाके क्या करना है? क्लाइंबिंग में ही कुछ करना है? इसी को प्रोफेशन बनाना है? What do you want to become? बहुत ही है क्लाइंबर। क्लाइंबिंग का शौक है आपको? You like climbing. इसके अलावा what do you like to do? क्या करना पसंद है? और फ्री स्कीइंग और साइकिलिंग बहुत पसंद है, और फुटबॉल में थोड़ा सा खेलता हूँ, और जब मैं इधर पाकिस्तान आता हूँ तो सबसे अच्छा है क्रिकेट। क्रिकेट अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उसने बनाए हैं, 2 रातें आपने बताया कि ही स्टेड देयर, सो यू वर नॉट विद हिम? आप इसके साथ नहीं थी? नहीं, मैं इसके साथ थी, बट ऐसा था कि मतलब मैं थक चुकी थी तब जब हम बेस कैंप पहुँचे। मैं थक चुकी थी, तो मेरी टीम के कुछ और मेंबर्स, उनके पास में इतनी एनर्जी और ताकत थी कि वो मज़ीद आगे जा सकें, तो मैं बेस कैंप पे रुक गई थी। बिन्यामीन आगे एडवांस बेस कैंप किया था फिर, तो वो ट्रैक किसने मेरे बगैर किया। सो फिर जब ये चले गए वो ट्रैक करने के लिए, व्हाट वाज योर फीलिंग्स बिहाइंड? बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर अ मदर, सो बच्चा जब आगे चला जाए। मैं उस वक्त घबराई नहीं, डरती मैं उस वक्त हूँ। अगर ये मेरे सामने हो ना और मैं देख रही हूँ कि अभी यहाँ से गिर सकता है, यहाँ पे स्टीप है, नीचे रिवर जा रहा है और ये किनारे पे चल रहा है, अब जब मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मुझे था बस गया है, आ जाएगा। सो जिस तरह ये क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, सो इसी तरह हर पीक पे साथ साथ सोचा है कि जाएंगी, और जब तक माशाल्लाह बालिग नहीं हो जाते तब तक? जब तक ये इतना ना हो जाए कि ये खुद यहाँ तो इसकी एक अपनी प्रॉपर टीम हो जो इसके एज ग्रुप की हो, कि मतलब ही इज़ 18 एंड अबव, उस वक्त तक तो वो मुझे या असद को, इसके मतलब पापा को साथ रहना होगा। सो आपने चूँकि इनको सपोर्ट कर रहे हैं इनके पैशन में, सो इसका मतलब है कि आपको भी कहीं ना कहीं शौक़ रहा होगा क्लाइंबिंग का? पहाड़ों से बहुत प्यार है। मेरी अम्मी जो हैं वो कोयटा की हैं, पहाड़ी एरिया की हैं। हम लोग, मेरी पैदाइश नॉर्वे की, तो आई थिंक इसकी वजह से शायद इट्स इन माई ब्लड। सही। सो Binyamin, हैव यू टेल योर क्लास फेलोज अबाउट इट दैट यू हैव मेड 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? Don't do world records, but I tell them about the K2 base camp. So do you take the pictures on the K2 base camp as well? Not on K2 base camp. I don't take. I have pictures of you on K2 base camp. I have videos Okay, we'll show the audience that you have actually made the record. अच्छा, कौन सा क्लाइंबर बहुत पसंद है जिसको आप कहते हो कि he is the best mountaineer या क्लाइंबर? शिरोज काशिफ और निम्स्ताई। वो पसंद है आपको? सही। तो व्हाट्स योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन? क्या सोचा है आगे, कहाँ पे जाना है? नेक्स्ट तो किलिमंजारो, और वो हमारा टूर ऑपरेटर वो कह रहा था अगर मामा मुझे 4 इयर्स में ट्रेनिंग की तो मैं ब्रॉड पीक जा सकता हूँ। अच्छा, ब्रॉड पीक जा सकते जी, हैं। और अभी मैं 10 इयर्स का हूँ, और उधर ब्रॉड पीक का वर्ल्ड रिकॉर्ड 18 इयर्स ओल्ड है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और हम चाहते हैं आप ट्रेनिंग करें, और आप चूँकि इन्हें सपोर्ट भी कर रही हैं, आप भी साथ जाएं। मेरी तो वैसे ही हो जाती है ट्रेनिंग, आपके साथ साथ ट्रेनिंग हो जाती है, तो बड़ा अच्छा लगा जनाब, बिकॉज ऐसी मदर्स जो खुद बड़ी कर्जियसली सपोर्ट करती हैं अपने बच्चों को, पैशन को। ही इज़ जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड, और माशाल्लाह इन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक कि ये ब्रॉड पीक तक जाएँ और रिकॉर्ड्स बनाएं। सो इनको खुदाफिज कहते हैं, और आपसे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो
तो जनाब अब मैं आपका तारुफ जिनके साथ कराने जा रही हूँ वो है मुस्तनसर हयात चीमा साहब, बिज़नेस आर्किटेक्ट हैं। हम बहुत दफ़ा अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि अमेज़ॉन के थ्रू बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन जहाँ पर अगर इसको लर्न कर लें इस टूल को तो ऑनलाइन अर्निंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और ये CEO है 50+ कंपनीज़ के इंक्लूडिंग अमेज़ॉन जिम खाना इन्होंने कायम किया है, जो कि एक वाहिद अप्रूव्ड होलसेल कंपनी है पाकिस्तान की। इसके अलावा जनाब इन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेंड भी किया है, स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करते हैं और पहली अमेज़ॉन इनकम मेगा हाउस इन पाकिस्तान में भी इन्होंने बनाई है। वेलकम टू द शो सर। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा 2011 से आप ये काम कर रहे हैं। अब तो लोग अमेज़ॉन की बात बहुत करते हैं बट शायद करेक्टली रीच आउट नहीं कर पाते हैं अमेज़ॉन को। बिल्कुल ऐसे ही अमेज़ॉन का बिज़नेस सीखने के लिए हर बंदा ट्राई कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमेज़ॉन का बिज़नेस नंबर 1 पे जा रहा है, तो लोग इसको सीखना चाहते हैं और अपना बिज़नेस अमेज़ॉन पे बिल्ड करना चाहते हैं। तो पहली प्री रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस सेटअप करें? देखिए, कोई भी अमेज़ॉन का बिज़नेस, आप कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस बिज़नेस को सीखना होगा। अच्छा। तो सीखने के लिए मल्टीपल लोग अवेलेबल है हर जगह पे, जैसे कि अमेज़ॉन जिम खाना, हम अपने एस्टेब्लिश अकाउंट के ऊपर ट्रेनिंग करवाते हैं। तो इस तरह आप किसी से भी अमेज़ॉन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। सही। सो ये जो अमेज़ॉन जिम खाना है इसका क्या पर्पज़ है, क्या कुछ करता है? ट्रेनिंग भी कराता है, बिजनेसेस भी कराता है? अमेज़ॉन जिम खाना पाकिस्तान की सबसे पहली अमेज़ॉन अप्रूव्ड होलसेल कंपनी है। अच्छा। और अमेज़ॉन के ऊपर हमारे अपने बिजनेसेस भी हैं। इसके अलावा हम अपने एस्टेब्लिश अकाउंट्स के ऊपर स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करवाते हैं और लोगों को जो अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हैं उनको बिज़नेस बिल्ड करने के अंदर हेल्प भी करते हैं। ठीक है। तो सर ये सब कुछ पेड फॉर्म में होता है या वॉलंटरली आप सिखाते हैं लोगों को? इसमें फ्री भी बड़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं और अगर आपने प्रोफेशनली कोई बड़ा बिज़नेस बिल्ड करना है डेफिनेटली उसके कोई चार्ज होगा। सही। कुछ 7.5 लाख के करीब आपकी प्रोडक्ट्स हैं और ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं। सो इस प्रोग्राम के थ्रू अगर आप गाइड करना चाहें कि किस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है या ज़रूरत है और पाकिस्तानी उस पर काम कर सकते हैं? जी, हमें सीखने के लिए अमेज़ॉन का बिज़नेस करने के लिए हमें पाकिस्तान की हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेज़ॉन के ऊपर पाकिस्तान से लोगों ने लॉन्च किए हैं और सक्सेसफुली बिज़नेस लेके चल रहे हैं। अमेज़ॉन जिम खाना ने भी पाकिस्तान की 11,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च की और सक्सेसफुली उनको एज ए होलसेल सेल कर रहे हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा सेल होती हैं? क्राफ्टेड स्टोन्स हैं, क्राफ्टेड वुड है और फैब्रिक्स की प्रोडक्ट्स हैं और साल्ट लैम्प है, इसकी प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा प्लास्टिक की हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं और पूरी दुनिया में जाकर सेल होती हैं। ठीक है। अच्छा, चूँकि पहला अमेज़ॉन इनकम मेगा हाउस भी आपने बनाया, तो कितने लोगों को आप देखते हैं जो बहुत ही एक्टिवली आते हैं और चाहते हैं कि हम बिज़नेस शुरू करें, या फिर आपको लगता है कि इस पर अभी भी तवज्जो नहीं दी जाती? अमेज़ॉन जिम खाना ने लाखों लोगों को अमेज़ॉन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की और मोर देन 15,000 लोगों को बिज़नेस अमेज़ॉन का बिल्ड करके दिया। मोस्टली लोग इस बिज़नेस को सीखना चाहते हैं और अपना पर्सनल बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हैं और पाकिस्तान में मोर देन 70 to 80% लोग वो हैं जो कि अमेज़ॉन के बिज़नेस को सीख कर अपनी सर्विसेज सेल करना चाहते हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। सही। और कितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है टू बी ए अमेज़ॉन ट्रेनर? एज सच अमेज़ॉन का बिज़नेस करने के लिए कोई बेसिक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और प्रैक्टिकली उनको कैसे लेके चलते हैं। तो ऐसा अमेज़ॉन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसके लिए पढ़ा लिखा होना, लेकिन आपको हेल्पफुल है अगर आप एजुकेटेड हैं। सही। और कितना अरसा लग जाता है टू गेट द फुल ट्रेनिंग? डिपेंड करता है, नॉर्मली 2 to 3 मंथ टाइम में अमेज़ॉन की मोस्टली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम के लिए इस फील्ड से अटैच होना पड़ता है। सही। रिस्क फैक्टर कितना सर एसोसिएटेड है अच्छे बिजनेस? देखिए, बिज़नेस करने के लिए रिस्क तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा और आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपनी एजुकेशन को देखें कि हमने इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट की है कि नहीं। उसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। कोई रिस्क फ्री रास्ते भी हैं जहाँ पे आपको कोई लूज़ चीज़ ना करनी पड़े? बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन जिम खाना, आप स्टार्टिंग के ऊपर कोई भी अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट 6 मंथ के अंदर इन केस आपको किसी किस्म का भी लॉस होता है तो अमेज़ॉन जिम खाना के एक्सपर्ट आपको उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं।
और कितने लोग आपके इस जिम खाना से एसोसिएटेड है, मेंबर्स हैं? 15,000 से ज़ायद लोगों ने अपने सक्सेसफुली बिज़नेस बिल्ड किए हैं अमेज़ोन के ऊपर, और लाखों लोगों ने अमेज़ोन जिम खाना से ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हुए हैं। सही। और ये सारा साल आप ट्रेनिंग कराते हैं या कुछ जी, सारा साल। ठीक है। और कितने लोग अब तक ट्रेंड हो चुके हैं? लाखों लोग। तो जो लोग आपको देख रहे हैं अमेज़ोन में आना चाहते हैं, उन्हें क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? अमेज़ोन का बिज़नेस, जैसे कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस वक्त अमेज़ोन का बिज़नेस बहुत ऊपर जा रहा है, और जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है वो तो अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं मौजूद, वो अमेज़ोन के बिज़नेस को सीख के और लोगों को सर्विस सेल कर सकते हैं। और वो सर्विसेज कौन सी हो सकती हैं अगर प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो? लेकिन सर्विसेज में फॉर एग्जांपल मैं एक बिज़नेस बिल्ड करता हूँ अमेज़ोन के ऊपर, तो मुझे एक टीम चाहिए उस बिज़नेस को मैनेज करने के लिए। मैंने कहीं से प्रोडक्ट सोर्स करनी, और कंटिन्यूसली मुझे मेरी टीम वहाँ पे काम कर रही होगी, और वही प्रोडक्ट्स मैंने अमेज़ोन के ऊपर सेल भी करनी है, और मुझे सेल के लिए भी एक टीम चाहिए होगी। तो जो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट अपनी मौजूद नहीं है, वो और लोगों के बिज़नेस में जाके जॉब करते हैं और वो काम करते हैं उनके लिए। और से कितना अर्न कर सकते हैं इस तरह? डिपेंड करता है, सेल्स में आपको परसेंटेज भी मिलती और पे भी मिलती, तो डिपेंड करता है कि आप किसी का जो बिज़नेस रन कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, वो कितना अच्छा आप चला रहे हैं। अगर आप एक अच्छा बिज़नेस लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी इनकम ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही, बट इसको टाइम भी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग भी चाहिए, और मुसन्सर साहब जो हैं इस पे एक्टिवली काम कर रहे हैं। सो अगर आपको भी लगता है कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब एंड प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो मेरा ख्याल है अमेज़ॉन एक ऐसी फील्ड है जिसकी आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद इसको इनिशिएट कर सकते हैं। जिम खाना जो कि एक इस्टेब्लिश्ड रिटेल अमेज़ॉन हाउस है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, और उसके बाद अर्निंग करके एक स्टार्टअप की सूरत में कुछ भी करके आप अर्न कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुसद्दक साहब आपका, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा इनके साथ। और हम एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, और अब चलेंगे अपने सेगमेंट बिलबोर्ड की जानिब। तो जनाब मुझे ज्वाइन किया है अहमद कमाल साहब। ये बेसिकली तो बाय प्रोफेशन इन्होंने मुझे बताया कि ही इज़ अ बैरिस्टर, ही एक्चुअली प्रैक्टिसेस लॉ, बट कहीं ना कहीं इनके दिल में ख्वाहिश थी और पैशन भी था गुलकारी की जानिब। सो नाउ ही इज़ लॉन्चिंग हिज ओन सॉन्ग, और इन्हीं की वीडियो इनकी लॉन्च होने वाली है। वो गाना भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मॉडल मौजूद हैं वो पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं और आज फिर से हमारे साथ मौजूद है, बिकॉज इस वीडियो की मेन लीड है मानूर परवेज़। वेलकम टू द शो मानूर। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो अहमद, कानून पढ़ते पढ़ते ये गाने का शौक़ कब से पैदा हो गया? एक्चुअली गाने का शौक़ तो मुझे मतलब बचपन से ही था, और उसके बाद मैंने फिर परसू की अपनी एजुकेशन फ़र्स्ट, एंड एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे पहले आपको एजुकेशन कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है, एंड यू आल्सो गेट सम टाइम एज़ वेल, एंड आई ऑलवेज़ वांटेड कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपने पैशंस को परसू करूँ। सो दिस इज़ एन अटेम्प्ट एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। ठीक है। और मानूर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो में काम करने का? ऑल्दो ये मेरा भी फ़र्स्ट टाइम था और अहमद का भी फर्स्ट टाइम था, लेकिन आई थिंक हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना, केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी मैच हुई, तो हमारे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ, एंड इट वेंट रियली वेल एक्चुअली। तो हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। किसने डायरेक्ट की है ये वीडियो? बेसिकली इट्स बीन डायरेक्टेड बाय सुलेमान शाह, एंड हेवन एंड हिल्स प्रोडक्शन ने इसकी पोस्ट प्रोडक्शन की है। ठीक है, इससे पहले मज़ीद बात करें, आप अगर हमें थोड़ा सा गाना अपना सुना जी ज़रूर, मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ। This is also written and composed by myself. अच्छा। So yeah, the song is called "तू मेरा"। तू मेरा हो या ना हो, दिल में तू ही रहता है, जीन में और तू मुझ में एक जलसा बन के बहता है। तू मेरा मैं तेरा हूँ यारा, तू मेरा मैं तेरा हूँ यारा, तू मेरा मैं तेरा हूँ यारा,
एक उम्र से बेहतर लगता है रात को तेरी यादों से ख्वाब मेरा कहता है तू मेरा मैं तेरा हूँ यारा तू मेरा मैं तेरा हूँ यारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। और आज तो ये लॉन्च भी होने जा रहा है, सो आई मस्ट से कि इसके व्यूज़ माशाल्लाह आपको ज़रूर मिले। अच्छा मालूम, तो कहाँ कहाँ शूट हुआ है ये गाना? ये बेसिकली एक ही लोकेशन पे हुआ है। देयर इज़ दिस रियली प्रिटी नाइस होम, इन्हीं के जानने वालों का था, तो हम लोगों ने उसको यूज़ किया एंड इट्स रियली नाइस प्लेस। और उधर जिस तरह से हम ड्रीमी चाह रहे थे हमें वही मिल गया, तो वी थॉट कि ओके दिस इज़ लाइक रियली गुड। आपके साथ कोई और भी है? ही इज़ नहीं, बेसिकली ये हम दोनों पर ही एक स्टोरी है। इट्स अ लव स्टोरी एंड आई थिंक मच मोर देन अ लव स्टोरी। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली जब कोई ये सॉन्ग देखेगा उसे तब पता लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी होगी कि सिर्फ प्यार हुआ और आप साथ हो। सो ये देखने पे ही पता लगेगा। चलें जी, वी आर वेटिंग फॉर दैट। अच्छा मुझे ये बताइए मैं कभी ऐसा हुआ है कि केस करने के दौरान जज साहब ना मान रहे हो, सो एक्चुअली आपने उन्हें गाना सुनाया हो तो मान जाए? आई विश इस तरह से हो सकता तो शायद जो है ना हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता, बट एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ दलाइल ही चलते हैं और वो समटाइम्स दे डू गेट अ बिट बोरिंग, सो वी ब्रिंग अ बिट ऑफ ह्यूमर उसके अंदर। लेकिन आई थिंक ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ है एंड आई फील लाइक इफ़ इट्स अ टैलेंट, I think that is something that you should go for. If you have the talent, you should showcase it, which I realized after a while, but that is something that I've understood now. Okay, you should try to showcase it. ऐसा होता है दलाल देते थे बिकॉज आपने खुद इसको कंपोज किया है, लिखा भी खुद है? जी, लिखा भी। So दलाल देते थे, कोई गाना जहन में आ जाए, कोई लाइन जहन में आ जाए, कोई धुन जहन में आ जाए, उस टाइम पे तो सिर्फ हमें केसेस याद आ रहे होते हैं कि हमने कौन से केसेस साइट करने हैं और कौन सी लीगल अथॉरिटीज़ हमने साइट करनी है। And I think because as a professional generally, even if I talk of myself as a lawyer or a barrister, I feel like when I'm working on my legal cases, then my focus is completely towards them, and when I'm working on my music, then my focus is completely towards that. तो कौन से सिंगर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं जो पसंद हो, शुरू से ही फॉलो करते हो? आई फील लाइक पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं और हम लोग उनसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं और मेस्मराइज भी होते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं और मेहंदी हसन खान साहब का नाम बहुत बड़ा है, आबदा परवीन जी हैं, आतिफ असलम फ्रॉम द लेटर आर्टिस्ट हैज़ मेड अ बिग नेम फॉर हिमसेल्फ, अली ज़फ़र हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मुझे जिन्होंने मेरा गाने में म्यूज़िक दिया है उनका नाम है जे अली। उनसे मिलने के बाद मुझे उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है एंड ही गाइडेड मी अ लॉट थ्रू द प्रोसेस। तो हमने इसके अंदर जो म्यूज़िक किया है, फिर एक पर्सनैलिटी ऐसी ने मेरे गाने में फ्लूट बजा दी जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। बाकिर अब्बास साहब, उस्ताद बाकिर अब्बास, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री का। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ to get a very good team and we worked really hard on this, and the storyline of the video is much more than just a song. It has a very big message in it and I hope everyone who watches it, they're actually going to really enjoy that. बिल्कुल सही। सो ये हुआ है कई दफ़ा आपके साथ बिकॉज कहीं से प्रोफेशनली सीखा है आपने गाना? बेसिकली आई यूज्ड टू टेक सम वोकल क्लासेस एंड गिटार की भी कुछ क्लासेस ली, बट नॉट फ्रॉम सिंगल उस्ताद और अ प्रॉपर घराना और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिकॉज द टाइप ऑफ सिंगिंग दैट आई यूज्ड टू डू हैज़ यूजुअली बीन पॉप एंड अ बिट ऑफ रॉक। तो उसके साथ साथ जिस तरह से मुझे अपना कंफर्टेबल लगता गया, मैं एक्सप्लोर करता गया अपनी डायमेंशंस को। अब जाके आपको जिस तरह मैंने बताया कि जे अली भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया इस चीज़ के अंदर। तो आई होप आगे जाके मौका मिले कभी तो आई वुड लव टू लर्न एज वेल। तो जो इस वीडियो को इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? उनके लिए ये है कि जस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि जो हम लोग स्टोरी लाइन लेके आ रहे हैं आई डोंट थिंक सो अभी तक कोई लेके आया है, और वेर ट्राइंग कि एक सोशल मैसेज चला जाए।
हमारे थ्रू एक हमारी छोटी सी ट्राई है ऑब्वियसली, लेकिन अगर किसी के ऊपर अच्छा इन्फ्लुएंस चला जाता है, एक माइंडसेट अगर हम चेंज कर पाएँ तो पॉजिटिवली, तो आई थिंक ये हमारे लिए एक ट्रायम्फ वाली बात होगी, तो वी वुड बी हैप्पी देन। बिल्कुल सही। अच्छा, किसी और सिंगर जो आपको बहुत पसंद हो उसका गाना अगर आप हमें सुनाना चाहें। आज दिल दुखा है, तुम याद आए, अनजाने लोग हैं, अपने कहाँ ढूंढ पाए, जागे हैं सोए नहीं, ऐसी है मेरी ये बेचैनी, दिन भी वही रातें वही, सांसों में सांसें हैं नहीं। अब अगर तुम मिले तो इतना यकीन है, हंस देंगे हम तो, रोना नहीं है। आज दिल दुखा तुम याद आए। बहुत ही खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत गाना आप गाते हैं। अच्छा, नए आने वाले सिंगर्स के लिए आपको कौन सी हर्डल्स लगती हैं, मुश्किलात लगती हैं कि बहुत कंपटीशन है या क्या होना चाहिए उनके लिए? I feel like generally, like every walk of life, this probably would not just apply to singers. In the environment that we grow up, we face a lot of hardships. आप अगर किसी भी जगह पे पाकिस्तान में या जिस तरह की हमारे यहाँ पे environment रहता है, उसके अंदर अगर आप आगे आना चाहते हैं या किसी को अपना कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म्स की बहुत कमी है अभी। हालांकि इतने सारे चैनल्स और अब आप लोग इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, यू गाइज आर प्रमोटिंग द बेस्ट दैट यू सी इन दिस कंट्री, बी इट द प्लेसेस, बी इट द पीपल, बी इट द टैलेंट। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और होने चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हो चुका है। मैं उस दिन बिलाल मकसूद साहब का एक पॉडकास्ट सुन रहा था यूट्यूब पे, उसमें उन्होंने भी ये बात की कि कोक स्टूडियो या कोई ऐसा एक ब्रांड जिसका आप कोई किसी एक कंपनी का फंडेड प्रोग्राम है, कोई भी उसका नाम आप लगा लें, वो जो एक प्लेटफॉर्म है उसको समझा जाता है कि जो भी आर्टिस्ट उसके ऊपर आएगा दैट इज़ द आर्टिस्ट जिसने कुछ किया है। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो शायद स्ट्रगल कर रहे हैं या उनकी लाइफ में उस तरह से अकम्प्लिश नहीं हुआ। आई फील लाइक देयर शुड बी मोर प्लेटफॉर्म्स, एंड इसके लिए हमें हमारे लिसनर्स को और हमारी ऑडियंस है उसको भी थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि जो लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं या जो लोग एफर्ट करके कुछ ना कुछ बनाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी आई डिडंट नो दिस बिफोर रिलीजिंग दिस। इससे पहले मेरा सिर्फ एक कलाम यूट्यूब पे आया था विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय सोल स्पीक्स प्रोडक्शन। उनका भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें वो लोग नए आर्टिस्ट्स के कलाम और चीज़ें लॉन्च करते हैं। इट्स कॉल्ड ज़ियारत, इफ़ एनीवन वांट्स टू चेक इट आउट। तो उसमें ज़ियारत बाय अहमद कमाल, एंड वो भी मैंने खुद ही लिखा था। तो द पॉइंट इज़ कि उन्होंने एक चांस दिया, उन्होंने एक रिस्क लिया और उनकी वो मोस्ट व्यूड वीडियो भी बनी और अराउंड आई थिंक 16-17,000 व्यूज़ भी हैं हमारे यूट्यूब पे। सो फॉर पीपल इन पाकिस्तान देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट यू नीड अ लॉट मोर प्लेटफॉर्म्स एंड पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड शोकेस देयर टैलेंट। और किसी एक प्लेटफॉर्म का टैग नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई आर्टिस्ट आपको अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि उसका कंटेंट में जान है तो उसको चांस दें, ताकि हमारे मुल्क में भी बहुत बहुत बड़े और भी नाम आगे आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने ठीक कहा। तो मानूर, आपका वार्डरोब और लुक किसने डिज़ाइन की है इस वीडियो के अंदर? बेसिकली लुक डिसाइडेड थी बाय इमरान शेख, वो काफ़ी अच्छे हमारे फैशन इंडस्ट्री के नाम है, ही इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट। एंड देन जो हमारा वार्डरोब था इट वाज बाय वेस्टेक बाय फातिमा, शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। वो वेस्टर्न लाइन को डील कर रही है, तो इन्होंने हमारा डील किया था। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, और वी आर होपिंग गुड रिस्पांस फ्रॉम द पब्लिक एज वेल। बहुत शुक्रिया अहमद कमाल साहब आपका भी, बहुत शुक्रिया। और हम इंतज़ार रहेगा इनकी वीडियो का भी जो कि आज लॉन्च होने जा रही है। तो जनाब, इसी के साथ ही अच्छे टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, जिस तरह अहमद ने अपना प्रोफेशन साइड
पूरा किया, स्टडीज़ पूरी की, और उसके बाद नाउ ही इज़ परसूइंग हिज पैशन। सो आप भी अपने बच्चों को उनके पैशन को परस्यू करने दें और बिल्कुल ना रोकिए, बिकॉज़ शायद वही पैशन जाके आपकी आगे पहचान बन जाए। और इसी के साथ हमसे कनेक्टेड रहिए व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और इंस्टा के थ्रू, एंड कीप अपडेटिंग अस if you have some beautiful place around you, कोई खूबसूरत जगह है, डिस्कवरी है which you want to share with us, तो हमें ज़रूर बताइए। और फिर से आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।